ओ छोटी बहू, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। शकुंतला अपनी छोटी बहू की गृह प्रवेश करके घर के अंदर ले आती है। अंदर आते ही रिया घर की चारों ओर देखने लगती है। तभी शकुंतला पूछती है, क्या हुआ बहू? छोटी बहू कहती है, क्या माँ जी, यह कमरा कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है? खैर छोड़िए, मुझे मेरा कमरा कहाँ पे है बताइए। मैं पूरे दिन की नीति नियमों से थक चुकी हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यह कमरा तेरी और तेरी जेठानी दोनों का है और तुम दोनों को यहीं रहना है। क्या माँ जी, आप कैसे बात कर रही हैं? अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। यह कह के बैठ जाती है रिया और सोचती है। तभी उसकी जेठानी आती है और पानी देती है। कहती है, रिया तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। रात हो जाती है और रिया उसकी जेठानियाँ दोनों साथ में सो जाते हैं। सोने के बाद अचानक से कुछ बदबू आती है, जिसके वजह से रिया की नींद टूट जाती है और रिया उठ के बैठ जाती है। कहती है, लगता है किसी बिल्ली ने पोटी कर दिया है। यह सोच के चारों तरफ देखती है और कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद उसकी जेठानी अचानक से बड़ा बम छोड़ रही होती है, जो बदबूदार गैस होता है। ओहो, यह महारानी है जो इतना बदबू आ रहा है। यह कह के बैठी रही होती है। तभी उसकी जेठानी बबीता का नींद टूट जाता है और वह उठ के बैठती है। क्या हुआ रिया, तुम बैठी हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रहा है? कैसे आता? आप इतना जो बदबूदार बम छोड़ रही हो। ठीक है, पता है ना तुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मेरा गैस बंद रहे है। ठीक है, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। यह कह के दोनों सो जाती है। उसके बाद अगले सुबह उठती है और रिया का मुँह दिखाई का रस्म रहता है। गांव की पड़ोस की औरतें आ जाती है और रिया तैयार होकर बैठी हुई रहती है। आखिरकार वो लोग देखती है और कहती है, वाह शकुंतला, क्या बहू लाई है। चांद का टुकड़ा है एकदम। क्या मुस्कान है, क्या नैन है, क्या इसकी आंखें हैं। यह सब कह के तारीफ करती रहती है और चली जाती है। उसके बाद दोनों ही अपने ही कमरे में अपनी अपनी माँ के यहाँ बातें कर रही थी। रिया अपने बहन से बात कर रही थी और वहीं बबीता अपने माँ से बात कर रही थी। बात करते करते आखिर रिया की परेशानी होने लगी। वो बोल रही है, इस घर में बातें करने के लिए भी शांति नहीं है। बबीता कहती है, तुम्हें इतनी ही शांति चाहिए तो तुम बाहर चली जाओ ना, यहाँ क्यों बात कर रहे हो? बाहर जाके बरामदे में बात करो। क्या मैं इतनी धूप में जाके बातें करूँगी? यह कह के बबीता खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। खाना बनाकर आती है तो देखती है घर का हालत पूरा ख़राब रहता है और जो पूरा गंदा करके रखी होती है। क्या रिया, इस कमरे को कम से कम साफ तो कर देती। इस कमरे में तुम भी तो रहती हो। क्यों, यह कमरा आपका नहीं है? क्या आप इस कमरे को साफ नहीं कर सकती? इन दोनों में बातें बढ़ने लगती है और आखिरकार बबीता झाड़ू लेकर इस घर की साफ सफाई करने लगती है। उसके बाद इस बबीता का डिलीवरी के समय पास आ जाता है और उसकी सासू माँ कहती है, अब तुम्हारा गोद भराई का रस्म भी कर देते हैं। यह कहकर चली जाती है। तभी रिया तैयार होने लगती है और छोटी बहू कहती है, क्या आप कब हटोगी दीदी? जल्दी हटो ना, मुझे भी तैयार होना है। तुम क्या करोगी तैयार होकर? यह कह के बातें लग जाती है और क्या दीदी जल्दी हटो, मेरी गोद भराई है, मैं तैयार हो जाऊं पहले, उसके बाद तुम हो ना। क्या इस घर में अब तैयार होने के लिए भी लाइन लगाना पड़ेगा? ये सब, इस घर में तो एक कमरा है, एक आईना है, एक ही बाथरूम है, एक ही टॉयलेट है, सब चीज़ एक ही है। सब चीज़ में तो क्या हुआ, तुम्हें परेशानी हो रही है? यह कहते लड़ाई यहाँ तक बढ़ गई कि आखिरकार रिया ने धक्का दे दिया और उसके पति नितिन आके दौड़ के बबीता को संभाल लेता है और बबीता मुंह के पर गिरने से बच जाती है। तभी उसकी सासू माँ और गुस्से से कहती है, क्या बहू, या बहू, तुम्हें तो इतना समझना चाहिए
कि यह प्रेग्नेंट है। इन्हें नहीं तो इसकी नन्ही सी जान के बारे में तुम सोचती। अगर यह गिर जाती तो क्या हो जाता, पता नहीं है क्या। यह माँ बनने वाली है। हाँ माँ जी, वह कहती है और माफ़ी मांगती है। रिया, मुझे पता है तुम दोनों को एक कमरे में रहने में परेशानी हो रही है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब हैं ना, तुम्हारे लिए तो कमरे नहीं बनवा सकते। हाँ माँ जी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मिट्टी खरीद लिया है, मैंने कुछ दिन बाद ही घर बना लूँगा। हाँ, हमने तुम तीनों को सरप्राइज़ देने के लिए यह बात नहीं बताई थी, और तुम दोनों ने तो यहाँ तक लड़ाई कर रही हो कि आखिरकार मुझे बताना ही पड़ा। आखिर में वो दोनों मिल के रहने लगी और एक दूसरे से प्यारे पड़ने लगा, और वो दोनों ने बढ़िया सा घर बना लिया और सबका अपना अपना कमरा हो गया। लाडो लाडो, कहाँ है मेरी बेटी? आई पिताजी, आजा मेरे बच्चे, या कह के वो बुलाता है और रिया आ जाती है। अरे जलेबियाँ कहाँ से लाए? हाँ बेटे, आज मुझे जो धान का पैसा था ना वो मिल गया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जलेबियाँ लाया। आज मेरे बच्ची जलेबियाँ खाएगी। शकुंतला की मृत्यु रिया के छोटे वक्त में ही हो गई थी, और रिया के पिताजी रिया को बहुत ही लाड प्यार से पालते थे, और रिया की सपना था पढ़ लिख कर कुछ करना। पिताजी चलिए, मैंने रोटी बना लिया है, मैं आपको रोटी दे देती हूँ, क्या तुम नहीं खाओगी? नहीं पिताजी, मेरा एग्ज़ाम है ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूँगी उसका बाद, और जलेबी अभी तो खाई है। ठीक है, मुझे दे दो। यह कहकर आखिर रिया चली जाती है किचन में और खाना देती है अपने पिता को। आखिरकार काम सुबह करते करते उसे हार्ट अटैक आता और वह गिर पड़ता है। आखिरकार उसका मृत्यु हो जाता है। उसके रिश्तेदार रिया की बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे, और एक गांव के पड़ोस में नितिन नाम के लड़के से, जो पूरा गरीब था, उसी से रिया की शादी कर देते हैं। रिया अपनी ससुराल आती है। वहाँ पे एक ही कमरा होता है, जिसे उसका पति कहता है, मुझे पता है यह मेरी माँ है और यह मेरी 2 बहन है, तुम्हें इन तीनों के साथ ही इसी एक छोटे से घर में रहना होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अलग से कमरा बनवा लूँ, और मुझे पता है तुम्हारे अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा ज़मीन है, उसमें मैं बनवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हें इसी में ही इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। यह कहता है, और तुम इसमें खुश रह पाओगी ना? हाँ हाँ, मैं रह लूँगी, आप जैसे रखोगे मैं वैसे ही रह लूँगी। पति का घर तो स्वर्ग होता है, मैंने सुना। नहीं, मुझे पता है तुझे परेशानी होगी, पर तुम नहीं कहोगी। ठीक है, फिर भी उस कमरे को देखते हुए इतनी छोटी सी कमरे में कैसे रहूँगी, असुविधा तो हो रही थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं रही थी। आखिर एक दिन फिर से नितिन आकर कहता है, तुम्हारा परेशानियाँ मैं समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं घर बनाऊँ। इसीलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहीं पे कुछ काम करके कुछ ज़्यादा पैसा लाकर जो तुम्हारे हमारे लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहता हूँ। आखिर यहाँ पे रह के मैं क्या ही कर सकता हूँ, घर खर्च भी अच्छे से नहीं चला पाता हूँ। आखिर यह सुनकर रिया भी सोचती है, हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, यहाँ पे रह के क्या ही कर पाएंगे। तभी वह बाहर चला जाता है, मतलब शहरों में कमाने के लिए, और रिया मान जाती है, कहती है ठीक है, लेकिन मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे आपके बिना? हाँ, इसी बहन और माँ के साथ रहना। तभी कहती है ठीक है, आखिरकार सारे सुख खोजने से थोड़े ही सुख मिलता है, दुख करने से ही सुख मिलता है। तभी वह अपने बैग पैकिंग करता है और आखिर शहर के तरफ चला जाता है। कुछ समय के बाद
उनके परिवार में इतना वो पैसा महीना का महीना भेजता था, बट इतना नहीं भेज पाता था जिससे उसका घर खर्च पूरा आराम से चल पाए। आखिर घर का परेशानियाँ इतना बढ़ गई थी कि एक दिन उसकी ननद सुष्मिता बैठ के रो रही थी। तभी रिया आकर पूछी, क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रही हो? भाभी, हम लोग इतना गरीब क्यों हैं? आज दीदी का बर्थडे है और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करें, और वह बैठी है। हाँ क्या, आज उसकी बर्थडे है? ठीक है, आज चलो हलवा बनाते हैं। यह कह के दोनों हलवा बनाने लगी। और तभी रिया और उसकी ननद में पहला दिन ऐसा था कि वह अपने मन की बात अपनी भाभी से बता रही थी, और यह भी बता रही थी कि भाभी, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, कुछ करने का। घर का परिस्थिति और हालात ऐसे थे कि हम पढ़ नहीं पाए। क्योंकि रिया भी यह बात समझती थी, क्योंकि रिया भी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और नहीं पढ़ पाई। तभी रिया ने सोचा कि मैं गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। वह पूरा दिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और खुद भी यूपीएससी की तैयारी करती थी, जिससे कुछ पैसा आता था और वह घर खर्च पूरा आराम से और अच्छे से चला पाती थी। तभी रिया और उसकी नंदू को भी पास में ही पढ़ाती थी। एक दिन रिया आकर पूछती है, सुष्मिता आकर पूछती है भाभी से, भाभी आप क्या चीज़ की पढ़ाई कर रही हो? वह कहती है, सुष्मिता, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले से ही पढ़ रही थी, पर पिताजी का देहांत के बाद मैं नहीं पढ़ पाई। हाँ भाभी, आपको पढ़ना चाहिए, मुझे यूपीएससी करना है और मुझे कलेक्टर बनना है। यह करके पूरा दिन वो मेहनत करती थी और यूपीएससी की तैयारी करती थी। घर के लोग पूरा साथ देते थे। वह भी चाहते थे कि रिया कम से कम काम करना पड़े और ज़्यादा पढ़ पाए, और सारे लोग घर का सारा काम ख़त्म कर देते थे। आखिरकार रिया ने एग्ज़ाम दिया और पहले ही बार में वह क्लियर कर गई और कलेक्टर बन गई। तभी उसके कलेक्टर बनने के बाद उसके पति भी उनसे मिलने के लिए आए, और उनके लिए सरकार की तरफ से एक प्लॉट मिला जिसमें बहुत सारे कमरे थे, और जिसमें वह रहने के लिए आ गई अपने पूरा परिवार को लेकर। तभी उसके पति नितिन कहता है कि मैं अब शहरों में काम नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी पत्नी कलेक्टर है और मैं इसे क्या ज़रूरी है वह काम करना। मैं सोचता हूँ कि यहीं पे एक दुकान कर लूँ जिसमें मैं काम करूँ और उसमें से अच्छा खासा इनकम भी होगा। अच्छा जी, मैं आपकी पूरी साथ देती हूँ, आप कीजिए। अच्छा सोच रहे हैं आप। उसके बाद दोनों नंदे आती है और कहती है, भाभी हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपके सहायता चाहिए। तो अभी दोनों की बातें में हाँ मैं तुम दोनों को ही साथ हूँ, तुम दोनों पढ़ो, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। यह कहकर और जाओ सो जाओ, रात हो गई है बहुत ज़्यादा। सोने के लिए कमरे में जाती है। आखिरकार अलग अलग कमरे होने की वजह से दोनों को नींद नहीं आती और फिर से रिया के पास चले जाते। ओ भाभी ज़रा यहाँ आइए। तो रिया उठ कर आती है। क्या हुआ बताओ? हमें बड़ा घर तो मिल गया, अलग अलग कमरे में नींद नहीं आ रही है। कहती है, आखिर ठीक एक ही हाल इधर भी है, चलो यहीं पे तुम सभी का बिस्तर लगवा देते और